नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन में आज जानते हैं जो इंडिकेटिंग प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के साथ साथ कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क का, विक्षेपण के साथ नियंत्रण और अवमंदन बलागुण का क्या रोल है। शुरू करते हैं। ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनमें पैमाने पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में जब पॉइंटर मूव करता है तो लगातार वैल्यूज को रीड किया जा सकता है, जिनमें सतत रूप से इस तरह से पाठ्यांक आते हैं, उन्हें हम अनुरूप या अंग्रेजी में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जो मानक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हम स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं, उनके अलावा जो कॉमर्शियली हम और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उनमें इंडिकेटिंग प्रकार के जो एमीटर और वोल्टमीटर हैं वो एक ही जैसे प्रिंसिपल पर काम करते हैं। दोनों में, चाहे वो एमीटर हो या वोल्टमीटर हो, एक करंट का सिग्नल है जो इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन के अनुसार डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपण या विचलन का बलागुण उत्पन्न करता है। वोल्टमीटर में भी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल एक इलेक्ट्रिक सिग्नल से ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनाया जाता है और एमीटर में जो मेजर्ड करंट है उसका एक प्रोपोर्शनल करंट मेजरिंग सिस्टम में जब फ्लो करता है तो करंट के अनुसार डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है। तो एक एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। दोनों में करंट से एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपण या विचलन का बलागुण उत्पन्न होता है। डीसी करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक स्टेशनरी परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक जो एल्निको स्टील की बनी हुई होती है, उसके बीच में एक मूविंग कॉइल को रखा जाता है और परमानेंट मैग्नेट का जो स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसमें मूविंग कॉइल के जो टर्न्स हैं उनमें जब करंट फ्लो होता है तो टर्न्स पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन से फोर्सेज जनरेट हो जाते हैं और इन फोर्सेज से एक रोटेटिंग टॉर्क, घुमाने वाला बलागुण विक्षेपण का मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में पैदा हो जाता है। वहीं जो मूविंग आयरन टाइप एमीटर वोल्टमीटर होते हैं उनमें एक फिक्स्ड कॉइल है, एक स्थिर कुंडली है, जिसमें हम एमीटर के केस में सर्किट करंट और वोल्टमीटर के केस में अप्लाइड वोल्टेज का एक प्रोपोर्शनल करंट सिग्नल कॉइल में भेजते हैं और वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और उन मैग्नेटिक फील्ड में हम कुछ लोहे के टुकड़ों को रखते हैं, आयरन पीसेज रखे जाते हैं। वो उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होकर एक वर्किंग रोटेटिंग टॉर्क, बलागुण पैदा करते हैं। उससे जो रोटेटिंग सिस्टम पे, घूर्णन तंत्र पे जो विक्षेपण आता है उसे मेजर करके हम करंट या वोल्टेज को पता लगाते हैं। जो इस तरह के इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो मूविंग मैकेनिज्म है वो सबसे सोफिस्टिकेटेड, जो सबसे परिष्कृत, बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्राइमरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें इस तरह की एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज की मेटल स्ट्रिप्स होती हैं। उनसे मूविंग मैकेनिज्म को हम सस्पेंडेड रखते हैं और मूविंग मैकेनिज्म और फिक्स पोर्शन पे कांटेक्ट एरिया कम होने से, घर्षण कम होने से इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी, सुग्राहिता और परिशुद्धता उच्च रहती है। वहीं जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के और दूसरे जो कॉमर्शियल अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें अगर हमें अच्छी सेंसिटिविटी रखनी हो तो मूविंग सिस्टम को ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम जो लीफ स्प्रिंग्स हैं उनमें टाइट करके टॉट बेंड सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो हमारे कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हम पोर्टेबल रफ ड्यूटी के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिनको अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग भी इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम मूविंग मैकेनिज्म को एक कॉनिकल जेवल हार्ड स्टोन मटेरियल के बीच में पिवोट करके इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे मूविंग मैकेनिज्म तीन तरह के सस्पेंशन रखते हैं। जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव और एक्यूरेट लेबोरेटरी में प्राइमरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें हम लिंगामेंट सस्पेंशन इस्तेमाल करते हैं और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड हाई सेंसिटिविटी के इंस्ट्रूमेंट है उनमें टॉट बेंड सस्पेंशन इस्तेमाल किया जाता है और जो कॉमर्शियल रफ प्रैक्टिस के इंस्ट्रूमेंट है उनमें हम जेवल पिवोट सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। सभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक अंक खुदे हुए पैमाने के ऊपर एक पॉइंटर की पोजीशन, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का मेजरमेंट देती हैं, इनकी वर्किंग में तीन टॉर्क मैकेनिज्म काम करते हैं। सभी संकेतक प्रकार के मापक यंत्रों में एक विक्षेपण बलागुण काम करता है और उसके विरुद्ध में एक वर्किंग के लिए नियंत्रण कंट्रोल टॉर्क बनाया जाता है और फाइनल रीडिंग को बिना ऑसिलेशन के जल्दी से
से प्राप्त करने के लिए एक डैम्पिंग अवमंदन टॉर्क मैकेनिज्म भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। तो एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के मूविंग मैकेनिज्म पे जो 3 टॉर्क एक्ट करते हैं, डिफ्लेक्शन, कंट्रोल और डैम्पिंग के, विक्षेपण, नियंत्रण और अवमंदन के, इनको समझते हैं। अलग अलग प्रकार के इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार, उनकी संरचना और कार्य सिद्धांत के अनुसार विक्षेपण या विचलन के बलागुण बनते हैं। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, और हम विक्षेपण बलागुण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को वर्किंग टॉर्क भी कहते हैं। जब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिक सिग्नल का एक्साइटेशन, उत्तेजना दी जाती है, तो इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग मैकेनिज्म है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विक्षेपण बलागुण की मदद से एक्सेलरेट होकर रोटेटिंग मोशन करता है, और जब उसकी रोटेशन इनिशियल 0 पोजीशन से डिफ्लेक्ट होती है तो मूविंग मैकेनिज्म के साथ अटैच्ड पॉइंटर एक स्केल पे जो फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य स्थिति बनाता है, उस साम्य स्थिति के डिफ्लेक्शन की मैग्नीट्यूड से हम इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट के बीच में मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें जब मूविंग कॉइल में करंट फ्लो होता है तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। वहीं जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक स्टेशनरी कॉइल में करंट के एक्साइटेशन से वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और आयरन पीस मैग्नेटाइज होकर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनाते हैं, उनमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। तो अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जिसका हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं उसके साथ एक कोई मैथमेटिकल रिलेशन बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। हम जिस विद्युत राशि का मापन कर रहे हैं उसी के फलन के रूप में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होता है। एक आदर्श सूचक प्रकार के उपकरण में जो विक्षेपण बलागुण उत्पन्न होता है उसका मान केवल विद्युत संकेत पर निर्भर होना चाहिए, और ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में डिफ्लेक्शन की अमाउंट या डिफ्लेक्शन के दौरान उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। यानी वो अलग अलग एंगुलर वेलोसिटीज या एंगुलर पोजीशंस पर डिपेंड नहीं करके सिर्फ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड होना चाहिए। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन टाइप, इनकी कंस्ट्रक्शन में अंतर है, उनके वर्किंग प्रिंसिपल भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो उनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार ही उनमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग में कंट्रोलिंग टॉर्क बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो नियंत्रण बलागुण है वो विक्षेपण बलागुण के विरुद्ध काम करता है, और किसी एक विक्षेप की मात्रा पर कंट्रोलिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के जब बराबर और विपरीत हो जाता है तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो पॉइंटर के डिफ्लेक्शन की अमाउंट है उस डिफ्लेक्शन की अमाउंट से हमें इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का मेजरमेंट प्राप्त हो जाता है। तो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिक क्वांटिटी भेजने पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनता है उसे बैलेंस करने के लिए जो कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन बनाता है वो डिफ्लेक्शन जब हम मेजर करते हैं तो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का मेजरमेंट हमें दे देता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट में हम ग्रेविटी कंट्रोल, गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली से नियंत्रण बलागुण कंट्रोलिंग टॉर्क बनाते हैं, जिसमें एक कंट्रोल वेट को मूविंग मैकेनिज्म के साथ इस तरह से अटैच किया जाता है कि जिस समय पॉइंटर अपनी इनिशियल 0 पोजीशन पे है वो जो कंट्रोल वेट है वो वर्टिकल अलाइंड रहता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहता है, और जब इलेक्ट्रिक क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट में भेजी जाती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की मदद से जब हमारा मूविंग मैकेनिज्म एक्सेलरेट होकर डिफ्लेक्ट होता है तो ये जो कंट्रोल वेट की हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड जो पोजीशन बनती है वो उसके ग्रेविटी फोर्स से सस्पेंशन एक्सिस पर एक रिएक्शन जनरेट करके एक टॉर्क बनाती है। 2 बलों का युग्म एक बलागुण बनाता है, और वो बलागुण गुरुत्वाकर्षण के बल से नियंत्रण का काम करता है। जो ग्रेविटी कंट्रोल है, गुरुत्व नियंत्रण है, उसका मान डिफ्लेक्शन के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा से दिया जाता है। अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो, और इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो करंट को एक साइन थीटा का फंक्शन बना देता है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन 90 डिग्री पे फुल स्केल रीडिंग्स आ रही हैं तो सिर्फ 30 डिग्री की रीडिंग पे साइन 30 आधा होता है। हमें
आधी स्केल रीडिंग्स आ जाएगी। तो ऐसे ग्रेविटी कंट्रोल वाले इंस्ट्रूमेंट में जो मेजरमेंट का स्केल है, पैमाना है, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, असमरूप होगा। उसमें शुरू के पाठ्यांक हैं वो सिकुड़े हुए, क्रैम्प्ड होंगे, और बाद में जो स्केल है वो एक्सटेंडेड, फैलाव लिया हुआ होगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हम 90 डिग्री से ज़्यादा अगर डिफ्लेक्शन करेंगे तो हमारा जो कंट्रोल है वो डिफ्लेक्शन के साथ लगातार बढ़ना चाहिए, वो बढ़ने की बजाय घटना शुरू कर देगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो मैक्सिमम एंगुलर स्पान है, परास है, वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। तो न केवल पैमाना असमरूप है, पैमाना को हम ज़्यादा बड़ा आकार का भी नहीं बना सकते। इन इंस्ट्रूमेंट को हर रीडिंग से पहले जब हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो एक वर्टिकल लेवलिंग इनिशियली ज़रूरी है। तो अगर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का अगर इस्तेमाल जगह बदल कर किया जा रहा है तो हर बार जगह बदलने के बाद वर्टिकल लेवलिंग की जो समय और परेशानियां हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इनकन्वीनियंट बना देगी जिनमें हम ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ग्रेविटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता मैकेनिज्म है और ये टाइम और टेम्परेचर के साथ बदलता भी नहीं है, लेकिन इन गुणों के बावजूद भी पैमाने का असमरूप होना, स्केल का ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं होना और हर रीडिंग से पहले वर्टिकल लेवलिंग की आवश्यकता होना बड़ी परेशानियां हैं। इसलिए आजकल किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सभी एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो मूविंग कॉइल टाइप हो, मूविंग आयरन टाइप हो या डायनमोमीटर टाइप के हों, उनमें हम कंट्रोल टॉर्क बनाने के लिए ग्रेविटी की बजाय स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। और एक पीतल में फॉस्फोर मिली हुई जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज एलॉय मेटल है, उसकी एक पतली बहुत लंबी स्पाइरल स्प्रिंग, सर्पिलाकार स्प्रिंग बनाकर हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के मूविंग मैकेनिज्म में कंट्रोल टॉर्क, नियंत्रण का बलागुण प्राप्त करते हैं। स्प्रिंग का एक एंड मूविंग मैकेनिज्म के साथ अटैच कर दिया जाता है और दूसरे एंड को फिक्स फ्रेम के साथ जब रखा जाता है तो मूविंग मैकेनिज्म में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से जब डिफ्लेक्शन आता है तो स्प्रिंग में डिस्टोर्शन, विरूपण आते हैं। और स्प्रिंग बहुत अच्छे प्रत्यास्थ पदार्थ की बनी हुई है, वो डिस्टोर्शन के खिलाफ अपनी इनिशियल अनडिफॉर्म्ड पोजीशन प्राप्त करने के लिए नियंत्रण का बलागुण पैदा कर लेती है। स्प्रिंग का मटेरियल हम नॉन मैग्नेटिक फॉस्फोर ब्रॉन्ज लेते हैं ताकि वो वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज होकर रीडिंग में एरर्स पैदा ना करे। जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल हमने लिया है इसमें प्रत्यास्थता बहुत अच्छी होने से स्प्रिंग की वापस पुरानी अवस्था प्राप्त करने की जो टॉर्क बनाने की प्रॉपर्टी है, जो रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट है, वो इसका हाई वैल्यू रखता है। ये समय के साथ बदलता भी कम है और इसमें मैकेनिकली कोई फटीग या आंतरिक थकावट, समय के साथ एंटन स्थिरांक में खामियां या कमियां आना, समय और उपयोग के साथ स्प्रिंग के रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट में चेंज कम आते हैं। फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्पाइरल स्प्रिंग का एक एंड मूविंग मैकेनिज्म के साथ और दूसरा जब फिक्स फ्रेम के साथ अटैच किया जाता है तो इस पोजीशन के ऊपर एक स्क्रू एडजस्टमेंट भी दिया हुआ होता है जिसकी मदद से हम स्प्रिंग की इनिशियल टेंशन को एडजस्ट करके जीरो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अर्थात हमारे इंस्ट्रूमेंट के इस पॉइंटर को पैमाने पे जीरो रीडिंग पे सेट कर सकते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल का एक्साइटेशन नहीं दिया जा रहा है। सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जहां हम स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, दो स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं और इन स्प्रिंग्स को हम स्पाइरली वाउंड करते हुए उनके जो वाइंडिंग टर्न्स की ओरिएंटेशन है, कुंडलियों का जो वर्तन है, वो परस्पर विपरीत ऑपोजिट रखते हैं। ऐसी स्थितियों में जब ताप परिवर्तन होता है, स्प्रिंग की लंबाइयों में परिवर्तन होता है तो एक स्प्रिंग घूर्णन के दौरान सिकुड़ती है और दूसरी विस्तारित एक्सटेंड होती है। तो इनमें लंबाइयां परिवर्तन होने के जो असर हैं वो परस्पर विपरीत प्रकृति के होंगे और ऐसी स्थिति में जो टेम्परेचर चेंज से स्प्रिंग के कंट्रोल में एरर्स आने वाली थी वो एरर आपस में नलिफाई हो जाती हैं और हमारी जो मेजरमेंट है उसमें टेम्परेचर की एरर्स कम हो जाती हैं। जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिक सिग्नल का एक्साइटेशन दिया जाता है तो उसमें एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट हो जाता है और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मूविंग मैकेनिज्म को एक्सेलरेट होकर डिफ्लेक्ट करता है और उस डिफ्लेक्शन से हमारी जो कंट्रोल स्प्रिंग का इलास्टिक मटेरियल है वो डिस्टोर्ट होता है। स्प्रिंग या तो कंप्रेस होगी या एक्सटेंड होगी और स्प्रिंग में जो इस तरह से कंप्रेशन या एक्सटेंशन होगा वो उसको इनिशियल अनडिफॉर्म्ड पोजीशन से डिफॉर्म कर देगा और डिफॉर्म्ड स्प्रिंग अपनी इनिशियल अनडिफॉर्म्ड कंडीशंस को पाने के लिए पुरानी अवस्था को प्राप्त
प्राप्त करने के लिए एक प्रत्यानयन पुरानी अवस्था प्राप्त करने वाला नियंत्रण आघूर्ण पैदा करती है और ये नियंत्रण आघूर्ण हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट काम करता है और डिफ्लेक्शन की अमाउंट बढ़ने के साथ जब इंक्रीज होता है तो किसी एक डिफ्लेक्शन पोजीशन पे ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इक्वेट करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पाने की कोशिश करता है। अगर स्प्रिंग की स्पाइरल शेप देकर हम बहुत अधिक लंबाई का इस्तेमाल करें, स्प्रिंग बहुत ज्यादा पतली हो, उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं हो, पर्याप्त चौड़ी हो, तो ऐसी स्पाइरल स्प्रिंग का जो कंट्रोल टॉर्क है वो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो सकता है। और यहाँ ये जो C है उसे हम स्प्रिंग का एंटन स्थिरांक, रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट ऑफ स्पाइरल स्प्रिंग्स कह सकते हैं, जो स्प्रिंग की ज्यामिति और मटेरियल पे बेस्ड एक कांस्टेंट है। हालांकि स्प्रिंग का जो एंटन स्थिरांक है उसका मान समय, उपयोग, ताप के साथ बदलता है और C का मान बदलने से एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग्स हैं उसमें एरर्स, त्रुटियां भी आती हैं। तो स्प्रिंग के इस रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट को स्थिर रखने के लिए हम स्प्रिंग का जो मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, वो एप्रोप्रिएट मटेरियल है। हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार करके स्प्रिंग को बनाते समय उसकी टेम्परेचर कंडीशनिंग, उसे गर्म करके बहुत धीरे धीरे ठंडा करके और एक नई स्प्रिंग को पहले से कुछ कंप्रेशन एक्सपेंशन की सीरीज में थोड़ा पुराना करके, जीर्णन करके जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रहे एक नई स्प्रिंग के C में थोड़ा परिवर्तन संभावित है, लेकिन पुरानी स्प्रिंग के C में उतना चेंज, कंट्रोल कांस्टेंट में ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो एक पहले से एजिंग की हुई स्प्रिंग बनाते समय प्रॉपर एनीलिंग की हुई स्प्रिंग में, और जब हम इंस्ट्रूमेंट को बना लेते हैं तो उसका अच्छी तरह से अगर कैलिब्रेशन करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट में जो चेंज होने से मेजरमेंट में एरर्स आ सकती है उन्हें हम कंपनसेट और दूर कर सकते हैं। जब किसी एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है तो जो ग्रेविटी कंट्रोल के लिए हमें वर्टिकल लेवलिंग की जो जरूरत होती थी, ऐसी जरूरतें हमें स्प्रिंग कंट्रोल के लिए नहीं रहेगी। तो स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में जो जगह बदल कर हम इस्तेमाल करते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा सहज हो जाएगा। इन इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट का स्केल है, पैमाना है, वो यूनिफॉर्म आता है। ग्रेविटी कंट्रोल की जैसे शुरू में सिकुड़ा और बाद में फैला न होके ये जब एक समान होता है तो पैमाने में पाठन पढ़ते समय त्रुटियां की संभावना कम है और अंशांकन करते समय हमें पूरे पैमाने पे सभी स्थानों पे कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं होगी। किसी एक जगह पे कैलिब्रेशन को चेक करके हम प्रोपोर्शनल पूरे स्केल का कैलिब्रेशन समझ सकते हैं, बशर्ते कि मीटर का पैमाना समरूप हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हम स्केल को 90 डिग्री से ज्यादा एंगुलर स्पान का बड़ा भी बना सकते हैं। इसीलिए ग्रेविटी कंट्रोल के बजाय स्प्रिंग कंट्रोल का ही इस्तेमाल हम सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोल टॉर्क हम बनाते हैं उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक क्वांटिटी के जिसे हम मेजर कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनाएगा और जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है वो कंट्रोल टॉर्क बनाएगी, और एक इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसी तरह से जो हमारा कंट्रोल टॉर्क है वो मूविंग मैकेनिज्म की घूर्णन गति, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अभी हम जानेंगे कि एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डैंपिंग टॉर्क अवमंदन बल आघूर्ण होता है जो घूर्णन गति से बनता है। तो अवमंदन बल आघूर्ण तो घूर्णन गति पे निर्भर करेगा, लेकिन डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोल टॉर्क घूर्णन गति पे निर्भर नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे आइडियल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में ये जो तीनों कंट्रोल, डिफ्लेक्टिंग और डैंपिंग के टॉर्क्स बनते हैं वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोल टॉर्क है वो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन के अनुसार होता है। अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक सिग्नल को विड्रॉ कर लेते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को जीरो कर देते हैं, तो कंट्रोल टॉर्क है वो मूविंग मैकेनिज्म और पॉइंटर को इनिशियल जीरो पोजीशन पे लेकर आएगा, और जब इनिशियल जीरो पोजीशन आ जाएगी, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, तो कंट्रोल टॉर्क भी अपने आप खत्म हो जाएगा। हालांकि एक एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रीडिंग प्राप्त करने के लिए हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क का इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाना होता है। लेकिन सभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एक प्रकार का अवमंदन बल आघूर्ण या डैंपिंग टॉर्क भी वर्किंग के लिए एसेंशियल है। इनफैक्ट जब हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक सिग्नल का एक्साइटेशन देते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, तो वो मूविंग मैकेनिज्म को एक्सेलरेट होकर रोटेट करता है, और उस एक्सेलरेशन से मूविंग मैकेनिज्म एक्सेलरेट होकर जब अपनी वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, तो मूविंग मैकेनिज्म के इनर्शिया जड़त्व में गतिज ऊर्जा भी संचित होने लगती है। डिफ्लेक्शन के साथ साथ कंट्रोल टॉर्क भी एग्जीक्यूट होता है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट में काम करता हुआ नेट एक्सेलरेटिंग टॉर्क को
डिक्रीज भी करता है। फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहली बार जब हम मूविंग मैकेनिज्म पहुंचता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क इक्वल और ऑपोजिट होने पर नेट टॉर्क 0 हो गया है। लेकिन इससे पहले लगातार जो एक्सेलरेटिंग टॉर्क ने अपनी एक्शन से मूविंग मैकेनिज्म के जड़त्व में जो वेग बढ़ाकर गतिज ऊर्जा संचित की है, वो गतिज ऊर्जा गति को जारी रखेगी और हमारा मूविंग मैकेनिज्म है वो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन से ओवरशूट आगे निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में कंट्रोल टॉर्क अधिक होने पे वो मूविंग मैकेनिज्म को डी एक्सेलरेट करके किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे रोक देगा। लेकिन यहाँ क्योंकि कंट्रोल टॉर्क का मैग्नीट्यूड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ज्यादा है तो पॉइंटर वापस फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा और जब तक मूविंग मैकेनिज्म में काइनेटिक एनर्जी रहेगी ये ऑसिलेशंस जारी रहेंगे। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क कम है या नहीं है तो हम पाएंगे कि हमारा जो मूविंग मैकेनिज्म है वो अपनी फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन के चारों तरफ काफी देर तक दोलन करके जब तक अपनी सारी गतिज ऊर्जा को नष्ट नहीं करेगा रुकेगा नहीं, तो हमें रीडिंग लेने में देरी भी होगी और अगर हम इन बिटवीन कोई गलत पोजीशन पे रीडिंग जल्दबाजी में ले लेंगे तो एरर्स भी आ जाएगी। हमारे सभी एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो बिना ऑसिलेशन के और ज्यादा समय न लेके कम समय में जल्दी से आ जाए, इसलिए हम इंस्ट्रूमेंट में कुछ अतिरिक्त घर्षण को क्रांतिक मान के साथ ऐड करते हैं और जब हम एक्स्ट्रा फ्रिक्शन से डैम्पिंग एक्शन क्रिटिकली करते हैं तो मोशन के दौरान जो मूविंग मैकेनिज्म में काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है वो मोशन के दौरान घर्षण में डेसिपेट होती हैं और हमारा मूविंग मैकेनिज्म है वो अपनी फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को सबसे कम समय में बिना ऑसिलेशन के क्रिटिकल डैम्पिंग के साथ प्राप्त कर लेगा। अगर हम इस अतिरिक्त घर्षण का मान अधिक कर देंगे तो हमारा मूविंग मैकेनिज्म स्लो और स्लगिश हो जाएगा, वो अपना घूर्णन गति धीमे करेगा। हालांकि उसमें अतिरिक्त गतिज ऊर्जा संचित नहीं होगी, ऑसिलेशंस भी नहीं होंगे, लेकिन फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पाने में समय ज्यादा लग सकता है और हम जल्दबाजी में अगर पहले से कोई रीडिंग ले लेंगे तो एरर आ सकती है। तो डैम्पिंग को ना तो कम होना चाहिए, अंडर डैम्पिंग होनी चाहिए, ना ओवर होना चाहिए। क्रिटिकल डैम्पिंग के साथ अगर एक इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया जाएगा तो हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन बिना ऑसिलेशन के सबसे कम समय में प्राप्त हो जाएगी। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी ये जो एल्निको स्टील के परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और ऐसे वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड में जो मूविंग कॉइल का मेटेलिक फ्रेम हम इस्तेमाल करते हैं उसी फ्रेम में रोटेशन के दौरान जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता है और जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट सर्कुलेट होते हैं और यही एडी करंट्स रोटेशन के दौरान रिक्वायर्ड डैम्पिंग प्रोड्यूस कर देते हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके आसानी से क्रिटिकल भी बना सकते हैं। वहीं जो मूविंग आयरन या डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें हम अक्सर वाटमीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत नहीं है। वहां हम एडी करंट से डैम्पिंग अगर प्रोड्यूस करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में उसका असर आने से एरर्स आ सकती है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में मूविंग मैकेनिज्म के साथ कुछ मैकेनिकल एडजस्टमेंट हवा में घर्षण करते हैं और उस घर्षण के दौरान मूविंग मैकेनिज्म जो कार्य करता है वो कार्य मूविंग मैकेनिज्म की स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी को डेसिपेट करके डैम्पिंग का काम करता है। तो हम मूविंग आयरन और डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग एडी करंट से पैदा की जाए या मूविंग आयरन और डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट में एयर से फ्रिक्शन से डैम्पिंग टॉर्क जनरेट किया जाए, डैम्पिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड मूविंग मैकेनिज्म की एंगुलर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मूविंग मैकेनिज्म तेज गति करेगा तो डैम्पिंग टॉर्क ज्यादा बनेगा और अगर वो धीमी गति कर रहा है या अपनी फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक गया है तो ऐसी स्थिति में डैम्पिंग वेग के साथ कम होगी और मूविंग मैकेनिज्म के फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक जाने पर खत्म भी हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है तो डैम्पिंग गायब हो जाती है और केवल दो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग एक्ट करते हैं और उनके इक्विलिब्रियम से जो इक्वेशन बनती है उसमें डिफ्लेक्शन को मेजर करके हम इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे डैम्पिंग टॉर्क फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को भले ही प्रभावित ना करता हो पर उसे बिना ऑसिलेशन के सबसे कम समय में प्राप्त करने का कार्य डैम्पिंग टॉर्क ही करता है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कंट्रोल और डैम्पिंग टॉर्क किस तरह से पैदा किए जाते हैं, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी
चैनल की ईगर टू लर्न मेंबरशिप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत वैल्यूएबल स्टडी सपोर्ट भी हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्लेलिस्ट पे जो दूसरी वीडियो है उनकी मदद से आपका इलेक्ट्रिक मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट मजबूत होगा और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट से आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की समझ पैनी बनेगी, परीक्षाओं में आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप ज्यादा काबिल प्रैक्टिस कर पाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।